हेलो हेलो एवरीवन। तो आप देख सकते हैं कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका यूनिट नंबर फर्स्ट, जो कि पावर सिस्टम फर्स्ट फॉर 2025 वन शॉट। तो देखिए हमने 2025 इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए पिछले साल जो आप देख सकते हैं आपका ये पावर सिस्टम फर्स्ट है। पावर सिस्टम फर्स्ट का वन शॉट ऑलरेडी हमने अपलोड किया है, जो कि आपका 6 वीडियो में हमने पूरा आपका यूनिट कवर किया है। आई थिंक 4 यूनिट हमने नहीं कवर किया था क्योंकि देखिए पिछले साल हम एक स्टूडेंट थे और उस समय हमको भी कुछ चीज़ें नहीं आती थी। तो जो चीज़ें मुझे नहीं आई थी, मैं फालतू में टाइम किसी का वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने उस यूनिट को ही नहीं कवर किया। तो इस समय देखिए यूनिट नंबर फर्स्ट के ऑलरेडी हमने जो वन शॉट है अपलोड किया है, जिसमें कि 7,000 आपके व्यू आए हैं। बहुत अच्छा मुझे लगा। एंड ऑब्वियसली देख सकते हैं यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 हमने नहीं बनाया। ठीक है, उसके बाद अगर थोड़ा सा मैं और डिस्कस करूँ तो आप देखिए आपका जो 5th सेमेस्टर इसमें मशीन 2 है, कंट्रोल सिस्टम है, पावर सिस्टम, सभी के हमने वन शॉट बनाया। लेकिन 2025 में आपको क्या हम नया देने वाले हैं, जस्ट यही नया देने वाले हैं कि इस समय मैं गेट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ और ऑलरेडी हमने पावर सिस्टम मैंने फर्स्ट पढ़ लिया है। तो अब जो मैं कंटेंट दूंगा ना, एक कह सकता हूँ कि ऑन द बिहाफ ऑफ एक स्टूडेंट के बिहाफ पर नहीं, उससे कहीं अधिक देने की कोशिश करूँगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और ऑब्वियसली अगर आप देख सकते हैं ये हमारा पुराना जो है, मतलब पुराना जो ऑलरेडी हमने 2024 में जो अपलोड किया होगा, 2024 ना, हाँ 25 चल रहा है। 2024 में मैंने ये थंबनेल से नहीं, 2025, हाँ 2025 में हम 5th सेमेस्टर में एग्ज़ाम दिए थे शायद। हाँ ठीक है, तो ये जो भी हमने वन शॉट अपलोड किया है तो आप इसको देख प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। हम पावर सिस्टम फर्स्ट, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़रूर से ज़रूर कुछ नया सीखने को मिले। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका सिलेबस से। देखिए जो आपका पावर जनरेशन यूनिट का नाम है ना, तो पावर जनरेशन में सबसे पहले देखिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए अभी जो हम पढ़ाने वाले हैं ना, जो आपको समझाने वाले हैं, इसमें गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये वीडियोस एज वेल एज आपके सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा हम कोशिश करेंगे कि इसको मतलब हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं, देखो थोड़ा सा मैं आपको टाइम लेना चाहूँगा और बताना चाहूँगा। देखिए पावर सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, पावर सिस्टम जब आप अगर आप PSUs के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, देखो अगर आप PSUs देखिए इलेक्ट्रिकल में अगर आप गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जानते हो कि वन ऑफ द PSUs इज द बेस्ट फॉर इंजीनियर्स, जैसे मिनी रत्ना, महारत्ना। और सबसे बड़ी बात, आप किसी भी कंपनी में बैठो, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, पावर सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और पावर सिस्टम में पावर जनरेशन से लेके ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग इज गोइंग हियर। तो पावर सिस्टम फर्स्ट थोड़ा सा मैं बता दूँ वो तो बहुत इंटरेस्टिंग ईजी है, लेकिन पावर सिस्टम सेकंड थोड़ा सा टफ पड़ेगा, बहुत ही टफ पड़ जाएगा। क्योंकि पावर सिस्टम सेकंड में ऐसा चीज़ें आप पढ़ेंगे कि वो चीज़ें हम देखते नहीं है, विजुलाइज करना पड़ेगा। लेकिन पावर सिस्टम फर्स्ट में ऐसे चीज़ें पढ़ेंगे जो हम विजुलाइज करेंगे। तो थोड़ा सा देखिए टाइम मैं ले रहा हूँ, क्योंकि जब तक इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा ना, तब तक हम किसी चीज़ को उतने इंटरेस्ट से पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम, जिसमें कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। ये आप बहुत ही जब छोटे थे तब से पढ़ते आ रहे हो। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, लेआउट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जनरेशन में को जनरेशन, कंबाइन हीट एंड पावर, एज वेल एज सबसे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है आपके मतलब एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में यहाँ से एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा। आपने देखिए मैं वन शॉट का फिर से मैं बताना चाहता हूँ, वन शॉट इन द सेंस कि वन शॉट मतलब कि आप एक बार ज़रूर अपने सिलेबस को कवर किए हैं इन योर क्लासेस। एंड एट द टाइम ऑफ देखिए अभी सीटी आपका चलने वाला है, तो सीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं भी देखिए गेट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। और मैं मतलब टाइम से पहले, एग्जाम से पहले आपको 2025 में थोड़ा सा इन्हेंस करके 2024 से मैं आपको वन शॉट दे दूँगा। चलिए, जिसमें कि हमने बताया देखिए पिछले साल हमने एग्ज़ाम दिया था, तो इसमें से एक एग्ज़ाम मतलब हर साल एक क्वेश्चन पूछता है। मतलब ये डिमांड फैक्टर हो गया, लोड फैक्टर हो गया, यूटिलाइजेशन फैक्टर हो गया। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कितना टाइम हो गया, 4 मिनट। ये 4 मिनट लगता होगा कि बेकार का है ना, यही 4 मिनट आपका जो है ना पूरा ये 1 घंटे का वीडियो देखने में आपको पूरा कंसंट्रेट बना के रखेगा। तो यही इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग स्किप कर देते हैं। देखो अगर स्किप करना सीख गए ना लाइफ में, तो हमेशा स्किप ही करोगे। लेकिन अगर कंसंट्रेशन बना लिए और कोई भी टीचर पढ़ाए, देखिए 2x में देख रहे हो ठीक है, लेकिन 2x में देखने पे बहुत चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। तो मेरा मानना है कि 2x में ना देखो। अगर आप देखो 2x में देखोगे फिर बैक करोगे फिर आगे करोगे, मेरे साथ भी ऐसा होगा। ऑन द बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, 2x पे देख रहे हो तो आपको शांति एकदम कंसंट्रेट करके देखना होगा। अगर 2x में नहीं देख पा रहे हो तो आप मतलब नॉर्मल में ना देखो, 1.25 पे ही देखो, लेकिन हाँ एकदम कंसंट्रेट होकर देखो। कोई मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप किस टीचर से पढ़ रहे हैं, लेकिन जिससे भी पढ़ रहे हैं आपको कंसंट्रेशन होकर पढ़ना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम देखिए आपका फर्स्ट टॉपिक है हमारा जनरेशन।
तो जनरेशन में हम क्या पढ़ने वाले, देखिए हम अ प्लेस वेयर जनरेटेड इज़ नोन एज पावर, मतलब जहाँ पे हम पावर को जनरेट करते हैं उसे हम जनरेशन प्लेस कहते हैं। सबसे पहले देखिए हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो ये अल्टरनेटर होता है, ठीक है, सबसे स्टार्टिंग फेज़ पे हमारा अल्टरनेटर होता है और 11 किलो वोल्ट पे हमारा पावर जो होता है जनरेट होता है। उसके बाद हम ट्रांसमिट करते हैं। देखिए एक बार हमारा पावर जनरेट हो गया, देन हमें ट्रांसमिशन करना है। और ट्रांसमिशन करने के लिए हम स्टेप अप मतलब ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। स्टेप अप में हम क्या करते हैं, वोल्टेज को बहुत ज़्यादा रखते हैं और करंट की वैल्यू को बहुत कम रखते हैं। अब इसका रीज़न ज़रूर आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको आपके टीचर ज़रूर बताया होगा कि देखिए वोल्टेज को अगर हम ज़्यादा रखते हैं ना तो इसमें हमारा क्या होता है, लॉसेज जो होता है वो कम होता है। लॉसेज हमारा कम होता है। लॉसेज क्यों कम होता है, क्योंकि H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आप जानते हैं। तो यहाँ से अगर आई का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो हमारा लॉसेज ज़्यादा होगा, लेकिन हम आई की वैल्यू कम कर लेते हैं। क्योंकि देखिए थोड़ा सा मैं कंसेप्चुअली आपको समझाने की कोशिश करूँगा इस बार, मतलब 2024 से मैं कोशिश करूँगा कि एकदम तगड़ा आपको दिया जाए वन शॉट, ठीक है, क्योंकि कुछ तो अलग होना चाहिए ना। तो कॉस फाई देखिए P इक्वल टू वी आई कॉस फाई होता है हमारा पावर फैक्टर का, मतलब ये पावर का फार्मूला। तो अगर पावर फैक्टर को हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है, जब हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो हमें मेन मोटिव होता है कि हमें पावर फैक्टर कांस्टेंट, अगर पावर फैक्टर कांस्टेंट रहेगा तो लॉस ज़्यादा आएंगे। पावर फैक्टर कांस्टेंट हो गया और वोल्टेज की वैल्यू अगर हम ज़्यादा करेंगे तो ऑलरेडी हमारा करंट की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यही कारण है कि हम वोल्टेज की वैल्यू को बहुत ही ज़्यादा, इवन 786 से, मतलब यही कह सकते 786 नहीं, मतलब 700 वोल्ट से भी ज़्यादा किलो, मतलब इतने किलो वोल्ट से भी ज़्यादा हम क्या करते हैं, पावर को ट्रांसमिट करते हैं स्टेप अप करके, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी ट्रांसमिशन आता है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन आता है, फिर से प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे से क्लियर करना चाहूँगा। प्राइमरी जो ट्रांसमिशन होता है वो मोर देन 700 kV के मतलब हम करते हैं, क्योंकि अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे हमें ट्रैवल करना है तो इतना हम वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं। फिर हम स्टेप डाउन करते हैं सेकेंडरी जो ट्रांसमिशन होता है, एसटी मतलब सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ठीक है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन में हम क्या करते हैं, वोल्टेज को डाउन करते हैं। फिर हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आता है। देखिए आपके गाँव में जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो हमारा सब स्टेशन, देखो आप 5th सेमेस्टर में हो, आई होप आपने इंडस्ट्रीज विजिट किया हो या यूट्यूब पे देखा हो। सब स्टेशन क्या होता है इतना तो मालूम होगा। सब स्टेशन इज अ प्लेस वेयर इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हम कह सकते हैं पावर को स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जाता है। तो हमारा जो 700 kV का वोल्टेज आ रहा है, देखो जो 700 kV या मतलब उससे कम या उससे ज़्यादा हमारा जो वोल्टेज आ रहा है ट्रांसमिट होकर, उसको एक प्लेस पे हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं। और स्टेप डाउन कहाँ तक करते हैं, वो हम 33 से 11 kV तक करते हैं। और इसको करने के बाद हम क्या करते हैं, देन हमारा मोटिव होता है किसी और स्टेप डाउन करें, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में इसे हम 400 वोल्ट तक, ना तो 400 वोल्ट से 220 वोल्ट तक हम करते हैं, और ये हम अपने घरों में लेते हैं। देखिए ये हमारा जो होता है ना पावर ट्रांसमिट करने का, ये कह सकते हैं कि यही हमारा फ्लो चार्ट होता है। तो इसे आप रट लो, क्योंकि कभी भी ज़िंदगी में ये बहुत इंपॉर्टेंट देने वाला है, ठीक है। तो अगर आप कुछ नहीं लिखते हो अपने एग्जाम में, लेकिन अगर फिगर बना देते हो ना, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी पिछले साल ही 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है, तो मेन इंपॉर्टेंट इज़ फिगर। ओके, तो फिगर रट लो, और फिगर एक बार रट लिए तो यही तो लिखना है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब सबसे पहले हम पावर सिस्टम, देखिए पावर सिस्टम क्या होता है, फिगर से आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमारा क्या होता है, यहाँ पे पावर जनरेट होता है। पावर यहाँ पे स्टेशन पावर जनरेट हुआ, फिर पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये ट्रांसमिट करेंगे, ट्रांसमिट किए यहाँ से। ट्रांसमिट करने के बाद हमारे ये सब स्टेशन पे, मतलब फैक्ट्री हो गया या ऑफिस हो गया, इसको हम देंगे, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यही हमारा 4 प्रोसेस होता है। देखिए फिर से मैं थोड़ा लिखना चाहूँगा, देख के आपको समझाना, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, वही चीज़ें मैं समझाना चाहता हूँ। सबसे पहला हमारा काम होता है पावर जनरेशन। पावर जनरेशन मीन्स क्या, एक मिनट, ये क्या हो गया, पावर जनरेशन मीन्स पावर को हम जनरेट किए, ठीक है। पावर जनरेशन मीन्स सबसे पहले द प्लेस वेयर पावर इज जनरेटेड इज नॉन एज पावर जनरेशन, ठीक है। दूसरा हमारा ट्रांसमिशन, द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइज पोर्ट ऑफ द सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक बार जनरेट हो गया, उसको ट्रांसमिट करना है एक स्टेशन से अलग स्टेशन। तो दूसरा हमारा जनरेशन, पहला ट्रांसमिशन, पहला जनरेशन, देन ट्रांसमिशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लास्ट स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आगे हम चलते हैं, हमारा कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल तो बहुत ही पहले से पढ़ते आ रहे हो। देखिए कन्वेंशनल मीन्स क्या होता है, अब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर जनरली नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, जो एक बार ख़त्म हो गया वो फिर से हम जनरेट नहीं कर सकते। लाइक एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, ये हमारा जो मतलब कह सकते हैं नेचर में एग्जिस्टेंस इसकी लिमिटेड है। तो ये हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं भी जब अब पढ़ता था, अभी भी पढ़ रहा हूँ, मतलब जब मैं डिप्लोमा पढ़ता था या जब मतलब थोड़ा सा मेरा
लोअर ग्रेड था, तो उस समय मतलब जब छोटा था मैं कह सकता हूँ, उस समय मैं कन्वेंशनल में भूल जाता था, कन्वेंशनल को रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। तो देखिए यहाँ पे नॉन नहीं आ रहा है ना, तो ये हमारा नॉन रिन्यूएबल हो जाएगा। अगर इसमें नॉन नहीं आ रहा है तो यहाँ नॉन हो जाएगा। मतलब हम भूल जाते हैं ना, कन्वेंशनल को नॉन रिन्यूएबल करते हैं और नॉन कन्वेंशनल को रिन्यूएबल कहेंगे। आपको समझ में आया हो मैं क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है। ये दोनों थोड़ा सा कंट्राडिक्ट होते हैं, हम भूल जाते हैं एग्जाम में। देखिए अगर देखिए रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल तो हम डायरेक्टली समझ जाते हैं, लेकिन अगर कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल आ जाए थोड़ा सा हम भूल जाते हैं। कन्वेंशनल मीन्स नॉन रिन्यूएबल होता है और नॉन कन्वेंशनल मीन्स रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि जो हमारा नॉन कन्वेंशनल होता है, नॉन कन्वेंशनल इन द सेंस रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर, विंड एंड, मतलब ये जो 2 टाइप के या 3 टाइप के हमारे जो मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं उसे हम रिन्यूएबल कहते हैं। क्योंकि देखिए सोलर इज़ द नाउ ट्रेंडिंग, और सोलर पे ही हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हर एक चीज़ को मतलब ट्रांसफॉर्म किया जाए, क्योंकि ये पॉल्यूशन फ्री होता है। नाउ वी कम टू ले आउट ऑफ आवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है, सबसे पहला टॉपिक। देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पहले मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे मेरा काम है समझाना। क्योंकि देखिए मैं अगर आपको कंसेप्ट समझा दिया ना, देन आप लिख सकते हो, क्योंकि आप बीटेक 3rd ईयर में हो और बीटेक 3rd ईयर के स्टूडेंट को मतलब नोट्स दे के लिखवाना, आई थिंक इट्स नॉट अ गुड थिंग। आई थिंक ओनली द concept you understand ना, now it's up to you how you are going to write your copy, is it or not? now देखिए सबसे पहले क्या होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। देखिए कोई भी आप पावर प्लांट पढ़ते हो, हाइड्रो पढ़ो या थर्मल पढ़ो या न्यूक्लियर पढ़ो, ठीक है। हमारा मेनली 4 टाइप का होता है। एक जो होता है डीजल इंजन होता है, तो सब में हमारा कॉमन क्या होता है, हम अल्टरनेटर, आपने मशीन पढ़ा होगा, देखिए अल्टरनेटर होता है। अल्टरनेटर मतलब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, अल्टरनेटर के मतलब पंखे लगे होते हैं, ये फ़ैन होते हैं, मतलब टरबाइन होता है। इसमें हम अगर वाटर का अगर फ्लो करते हैं ना, तो वाटर से फ़ैन घूमेगा, और जब एक बार हमारा फ़ैन घूम रहा है तो जनरेटर क्या होता है, जो मैकेनिकल पावर, जो हमारा वाटर है, ये मैकेनिकल पावर इसमें बहुत ज़्यादा, देखिए जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ये वाटर डैम बना हुआ है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम नीचे ला रहे हैं, काइनेटिक में चेंज किया। अब काइनेटिक में चेंज किया तो यहाँ पे हमारा टरबाइन जनरेटर लगा हुआ है। जनरेटर का फैन जब रोटेट होगा तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। ये जनरेटर का काम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमारा कन्वर्ट हो गया। इस तरह से क्या होगा, हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। काइनेटिक एनर्जी में आने के बाद हमारा टरबाइन जो होगा रोटेट होगा, जिससे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। वंस आवर इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम हियर वी नीड टू ट्रांसमिट। तो दिस इज द वेरी बेसिक लेआउट ऑफ आवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। समझ में आया कि नहीं? अरे समझ में क्यों नहीं आएगा यार, इतने अच्छे से मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ। मतलब देखो फिर से मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारा जो पानी जो होता है यहाँ पे रुका होता है, पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे होता है, हम इसको नीचे ले आते हैं। मतलब ये ज़्यादातर हिली एरिया में हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाते हैं, ठीक है। तो वो पानी नीचे आया, हमारे टरबाइन को रोटेट कराया, टरबाइन को रोटेट कराया, जनरेटर होता है। जनरेट मतलब क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी मतलब जनरेट करेगा। ट्रांसफार्मर से स्टेप अप करेंगे, स्टेप अप करने के बाद फिर हम भेज देंगे जहाँ हमें भेजना है। तो ये हमारा होता है ले आउट ऑफ आवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अब चलते हैं एक बार और थोड़ा सा फिगर से और अच्छे समझना चाहते हैं। देखिए ये हमारा डैम हो गया। ओहो देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से इस बार हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझाया जाए। जितने अच्छे से समझाऊंगा मेरा कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए यही एक चीज़ है ना कि जो मेरे को बहुत ही आगे निकाल देता है और लोगों से। तो जितना ज़्यादा आप नॉलेज को देखो, बीच बीच में पहले और ज़्यादा बोलता था, लेकिन अब थोड़ा कम कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग कमेंट्स आते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस बोलता हूँ। तो इस चीज़ को मुझे आप लोग से ही फीडबैक मिला और उसे मैं कोशिश करता हूँ कम किया जाए, ठीक है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा आप नॉलेज को शेयर करोगे ना, आप ही अपने जितना नॉलेज अगर शेयर करते हो तो वो नॉलेज आपके कॉन्शियस माइंड में जाता है। ये पावर सिस्टम मैंने पढ़ा 5th सेमेस्टर में, फिर आपको समझा रहा हूँ। जब अगर मान के चलो PSUs या कहीं भी मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ, अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। यही कारण है कि मैं अपने कंसेप्ट को डेवलप करना चाहता हूँ, जिससे कि आपका भी हेल्प हो, मेरा भी हेल्प हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, हमारा वाटर रिजर्वायर हो गया। वाटर रिजर्वायर में वाटर को हमने इकट्ठा किया, देन हमारा ये डैम हो गया। डैम से हम क्या किया, वाटर को काइनेटिक एनर्जी में हमने चेंज किया। ये हमारा पेनस्टॉक हो गया। पेनस्टॉक एक टाइप का हमारा वाल्व होता है, जैसे कि हम पानी को मतलब रेगुलेट करते हैं, हमें कम पानी देना है, ज़्यादा पानी देना है अकॉर्डिंग टू अवर लोड। अगर लोड ज़्यादा है तो हमें पानी ज़्यादा देना होगा, पावर ज़्यादा जनरेट करना होगा। उसके बाद ये जनरेटर हो गया, हाइड्रो टरबाइन हो गया। यहाँ पे हमने जनरेटर लगाया जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। ट्रांसफार्मर से हमने स्टेप अप किया, फिर हमने भेज दिया। दिस इज द लेआउट, ठीक है। सब वही हम पढ़ेंगे। अब आपके ऊपर है, देखिए हमने समझाया, हमने बोला ना माई
work is here. My work is here to make you clear the concept. Now your work is to go through the PPT and read everything whatever I have tell you, है ना. तो now रिजर्वायर क्या होता है? रिजर्वायर इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट. द पर्पज इज टू स्टोर वाटर एंड टू रन द प्राइम मूवर. प्राइम मूवर मीन्स क्या होता है? जो हम ये प्राइम मूवर जो हमने दिखाया, देखो प्राइम मूवर क्या है? ये हमारा जो रोटेट हो रहा है ना, ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक जो टरबाइन है इसी को हम प्राइम मूवर कहते हैं. ठीक है, आगे हम चलते हैं. देखिए यहाँ पे बहुत चीज़ दिया हुआ है, बहुत डीप में आप पढ़ सकते हैं इफ़ यू वांट, लेकिन ये हमारा जो वन शॉट है ये आपके डेडिकेटेड है. जो एक एक ट्यूब जो है ना, एक एक ट्यूब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें जितना ज़्यादा दिया है ना उतना तो मैं बता ही रहा हूँ अपनी तरफ से ऐड ऑन करने की कोशिश करता हूँ, जो मैंने पढ़ा आपको भी नॉलेज दे सकूँ. ठीक है, रिजर्वायर बताया. अब डैम का एग्जाम्पल क्या होता है? देखो सबसे पहले थोड़ा सा एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, प्लीज़ सुन लो. देखो जब भी आपके एग्जाम में आता है ना, तो एग्जाम में अगर हाइड्रो पावर प्लांट का लेआउट आता है, सबसे पहला काम क्या करोगे आप? सबसे पहले फिगर बना दो. मेरा मानना है थोड़ा सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में बता दो. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज़ अ दैट प्लांट इन विच वाटर इज़ द मेन, मतलब कह सकते हैं वाटर मेन ही होता है ना, वाटर से ही हम इसको बना रहे हैं. देखिए वाटर होता है, थर्मल में हमारा कोल मेन होता है, क्योंकि आग जलाते हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे. तो वही लिख दो. थोड़ा सा लिखने के बाद आप लेआउट बनाओ. लेआउट बनाने के बाद जो जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, जैसे सबसे पहले मैं रिजर्वायर पढ़ा, रिजर्वायर के बारे में लिखो. कम से कम अगर लेआउट आता है ना तो उसको 3 से 4 पेज में लिखो. 7 नंबर का आता है तब जाके कहीं 6 नंबर आप पाते हो. मैंने अप्रॉक्स 53 या 55 स्कोर किया था 70 में. तो इट्स नॉट इतना ईजी भी नहीं होता और इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता है. ठीक है, तो चलिए रिजर्वायर क्या होता है, उसके बाद डैम क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊं. इट्स नॉट गुड ना, क्योंकि आप थर्ड ईयर में हो. डैम क्या होता है यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अ फंक्शन ऑफ डैम इज़ टू प्रोवाइड द हेड ऑफ वाटर. मतलब डैम क्या होता है मेरे भाई? डैम देखो क्या होता है. डैम ये होता है कि जैसे हिली एरिया, ये हिली एरिया हो गया, तो हम वाटर को स्टोर करें ऊपर, जब स्टोर करेंगे यहाँ पे. और ये डैम क्या होता है? पानी को मतलब रजिस्ट करके रोक के रखता है. और जैसे हमें रिक्वायरमेंट होता है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करके और हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. डैम क्या होता है? डैम इज़ ऑल्सो, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, बिल्ड सोलिड टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेड ऑफ वाटर. एक हेड होता है. अगर डैम पढ़ोगे तो डैम में बहुत टाइप के डैम होते हैं, तो यहाँ पे वो हमारा काम नहीं है. अब सर्च टैंक क्या होता है? देखो दिस में कंसिडर द एडिशनल स्टोरेज ऑफ वाटर. देखिए एडिशनल स्टोरेज हम वाटर कर लेते हैं. देखिए आगे सर्च टैंक थोड़ा सा यहाँ पे दिया होगा तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, अगर नहीं दिया होगा तो मैं बता देता हूँ. देखो यहाँ पे हम एक और टंकी बनाते हैं ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे बहुत बड़ा हम टंकी बनाते हैं, इसको सर्ज टैंक कहते हैं. इसमें भी पानी हम पहले, जब इसमें पानी ज़्यादा होता है ना, इसमें भर लेते हैं. और मान के चलो हमारा हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है, ठीक है, जब बारिश हो रहा है तो पानी तो इसमें रहेगा, लेकिन पानी ये निकल के इधर चला जाएगा. तो पानी अगर कम हो गया, जब हमें लोड की ज़्यादा नीड होती है, तो हम यहाँ सर्ज टैंक में से यहाँ पानी ले लेते हैं. और हमारे जो नीड होता है ना, लोड अगर बढ़ रहा है तो उस समय हम सर्ज टैंक से पानी लेके अपना काम चला लेते हैं. तो वही सर्ज टैंक है. तो सर्ज टैंक क्या होता है? सर्ज टैंक हमने बताया आपको. टाइम क्या होगा? टाइम को ध्यान में रखते हुए आपको सब टॉपिक को कवर करना है, ठीक है. तो सर्ज टैंक इज़ नथिंग. सर्ज टैंक इज़ जस्ट एडिशनल स्टोरेज नियर द टर्बाइन, यूजुअली प्रोवाइड द हाई हेड मीडियम एंड प्लांट इज कंसिडरेबल डिस्टेंस बिटवीन द वाटर सोर्स एंड टर्बाइन इज नॉन एज हमारा सर्ज टैंक. सर्ज टैंक जो हमने समझाया बिल्कुल वही लिखा हुआ है. आगे हम बात करते हैं पेन स्टॉक. पेन स्टॉक के बारे में मैंने बताया. पेन स्टॉक इज़ नथिंग बट इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटैक वर्क एंड फोरवे फॉर टर्बाइन. मतलब एक टाइप का वॉल्व होता है. हमने बताया ना, जब पानी को ज़्यादा करना हो, कम करना हो, द अकॉर्डिंग ऑफ आवर नीडेड इज नॉन एज आवर पेन स्टॉक. उसका ये स्पिलवे क्या होता है? दिस में कंसिडर शॉर्ट सेफ्टी वॉल्व. यही वॉल्व की तरफ हमने बताया ना, स्पिलवे इज डिस्चार्ज एक्सप्रेस इन द, मतलब रिजर्वायर के बियॉन्ड में हम परमिशनल लेवल को कंट्रोल करने के लिए हम स्पिलवे का यूज़ करते हैं. ओके, आगे हम बात करते हैं पावर हाउस. पावर हाउस में क्या बताऊँ मैं? पावर हाउस में तो जानते हो कि लोकेटेड, और जब भी मतलब हम पावर हाउस क्या करते हैं, पावर हाउस इज़ लोकेटेड फुट ऑफ द डैम. डैम के नियर ही हम इसको स्टोरेज ऑफ रिजर्वायर, मतलब रिजर्वायर के पास में बनाते हैं जहाँ हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है. उस जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उसे पावर हाउस कहते हैं. अब प्राइम मूवर क्या होता है? प्राइम मूवर इज़ अ पर्पज़ ऑफ प्राइम मूवर इज़ टू कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इनटू मैकेनिकल एनर्जी. देखो हमारा काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा पानी आया, ठीक है, ये पानी आ रहा है. प्राइम मूवर ये हमारा टरबाइन हो गया, मतलब इसको रोटेट करता है, काइनेटिक एनर्जी को रोटेट करके मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है. और ये जो सॉफ्ट होता है इससे हमारा जनरेटर कनेक्ट होता है. जब जनरेटर का हमारा मोटर, मतलब जनरेटर का जब साफ्ट घूमेगा तो आप जानते होंगे कि कभी भी मतलब हमारा लेंज ने एक ला दिया था कि किसी भी मतलब कंडक्टर में करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें फोर्स एक्सपीरियंस होगा, तो ये मोटर एक्शन हो गया. या किसी भी कंडक्टर को हम रोटेट करें तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी मतलब इंड्यूस हो जाता है अगर उसको हम रोटेट करते हैं. तो दिस इज़ हाउ वी नीड टू जस्ट
मतलब हम टरबाइन को रोटेट करते हैं जिसके कारण हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। देखिए प्राइम मूवर जो होते हैं पेल्टन व्हील होते हैं, फ्रांसिस स्कल्पिन, प्रोपेलर, ये टरबाइन के मतलब टाइप होते हैं जो कि आप लिखोगे, लिख के आप हाईलाइट कर सकते हो। हाईलाइट करोगे तो टीचर का ध्यान जाएगा और आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स भी दे सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए मेरे एंड से मैंने पूरा कोशिश किया कि आपको हाइड्रो पावर प्लांट में हर चीज़ समझ में आए। अब चलते हैं थर्मल पावर प्लांट। देखिए थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट का लेआउट हम समझाते हैं। सबसे पहले देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, सबसे पहला काम होता है बॉयलर इसमें आता है, जिसमें कि पानी को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं और उसे स्टीम फॉर्म में बनाते हैं। स्टीम फॉर्म में बनाने पे उसको हम क्या करते हैं, टरबाइन पे स्टीम को देते हैं। देखिए हम स्टीम को क्यों देते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन जब हम पढ़ रहे थे अपने टीचर से पूछे थे कि सर हाइड्रो पावर प्लांट में हम वाटर से डायरेक्टली बना ले रहे हैं, हाइड्रो पावर प्लांट से डायरेक्टली हम रोटेट करा ले रहे हैं, तो हमें कोयला जलाने की क्या ज़रूरत है, कोयला जला के क्यों हम स्टीम को दे रहे हैं। तो देखिए थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि जो पानी होता है ना, हाइड्रो पानी से क्या होता है, पानी की एबिलिटी हमेशा चाहिए, और हाइड्रो पावर प्लांट में अगर हम स्टीम बनाएंगे तो कम पानी में हमारा काम चलेगा। और जो हमारा स्टीम होता है, स्टीम का जो स्पेसिफिक हीट होता है और जो रोटेट करना, जो मतलब ये जो टरबाइन को रोटेट करेगा, प्रेशर बना के रोटेट करेगा, और हम कम पानी में हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही कारण होता है कि हम स्टीम, जैसे आप देखे होंगे कि लेटेंट हीट जानते हो, स्टीम से ज़्यादा हमारा हाथ जलता है एज़ कम्पेयर टू खोलते पानी में अगर हाथ डालेगा उतना नहीं जलेगा जितना आपको भाप से जलेगा। तो स्टीम का यही एडवांटेज होता है कि उसमें प्रेशर हम कर सकते हैं, और प्रेशराइज करके हम टरबाइन को रोटेट करेंगे। टरबाइन जितना तेज़ रोटेट करेगा उतना ज़्यादा पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी यूज़ टू जस्ट जनरेट, राइट। तो आगे सबसे पहले लेआउट हो गया। लेआउट में सबसे पहले यहाँ से हम समझाना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा क्या हुआ, हमने आग जलाया। आग जलाने से क्या किया, हमारा यहाँ पे आग जलाएं, हमारा यही क्या है, हमारा टरबाइन है, ठीक, अरे सॉरी बॉयलर है। बॉयलर में हमने पानी को गर्म किया, ठीक है, पानी को गर्म किया। यहाँ से हमारा जब पानी मतलब देखिए आग जलेगा, आग जलेगा उससे पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन होगा तो यहाँ से जो हमारा जो निकलेगा, क्या बोलते हैं, स्मोक निकलेगा। स्मोक को हम प्रेसिपिटेटर, ये भी होता है, जो कि क्या करता है, उसमें जो बेकार की चीज़ें होती हैं लाइक CO2 या CO2 नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सम मतलब हार्मफुल गैस है, तो उससे ये क्या करेगा, इसे प्रेसिपिटेट कर देगा। प्रेसिपिटेट मतलब छान देगा, छन्नी कह सकते हैं। उसके बाद चिमनी में जाएगा, और चिमनी में जाके चिमनी को ऊपर बनाया जाता है कि हमारे इन्वायरमेंट में डायरेक्टली हमारा जो कोल से जो जनरेट हो रहा है ना पॉल्यूशन, वो डायरेक्टली चिमनी से अगर ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद प्रेसिपिटेट हुआ, प्रेसिपिटेट हो गए, कुछ जो हार्मफुल गैसेज हैं यहीं पे इसे फिल्टर किया, देन ये इन्वायरमेंट में छोड़ दिया। पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या हुआ, यहाँ पानी हमारा गर्म हुआ, पानी गर्म होने से स्टीम बना, स्टीम बनने के बाद हमने टरबाइन पे दिया। टरबाइन जो हमारा अल्टरनेटर से मतलब कनेक्ट है, अल्टरनेटर मतलब ये टरबाइन जो हमारा है, जो वेपर है, वाटर वेपर, इससे क्या हुआ, चला, मतलब प्रेशर से, और चलने के बाद हमारा पावर जनरेट हुआ। ठीक है, पावर जनरेट होने के बाद हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले पानी तो गर्म कर रहे हैं, पानी को ठंडा भी करना पड़ेगा। पानी को ठंडा करने, कंडेंस करने के लिए हम इसको, जो बड़ी बड़ी वाटर कूलर होते हैं, वाटर कूलर में ऊपर से पानी गिराते हैं। जब वापस पानी गिराएंगे, देखिए थोड़ा सा जो हमारा कंसेप्ट है, ये क्या बोलते हैं, कूलिंग टावर का, इसको हम जूम करके आपको समझाते हैं। देखिए हमारा पानी है, बहुत गर्म पानी है, अब इसको ठंडा करना है। इतना जल्दी कैसे ठंडा करेंगे, तो ऊपर हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी यहाँ पे, मतलब ये चारों तरफ से हम ऐसा लगाते हैं पाइप कि पानी ऐसे गिरे। जब पानी गिरेगा तो हवा चारों तरफ से हम यहाँ पे फैन लगाते हैं, और पानी जब ज़्यादा एरिया हो जाएगा तो पानी आराम से ठंडा हो जाएगा। तो ऊपर से हमारा भाप निकलेगा और नीचे हमारा पानी ठंडा हो जाएगा। जब पानी इजीली ठंडा हो गया, फिर कूलिंग टावर का एक काम होता है वाटर कूल करना। फिर से हम जो स्टोरेज वाटर होता है वहाँ पे इस पानी को ला देते हैं, और वो पानी को फिर यहाँ पे आता है, फिर इस फीड वाटर में देते हैं, और ये हमारा ऐसे जो साइकिल है एक चलता रहता है। तो इस तरह से हम हाइड्रो पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट क्या होता है। ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, तो थर्मल पावर प्लांट इज़ अ प्लांट जो कि हीट एनर्जी का यूज करके कोल को जला के इलेक्ट्रिसिटी में हमारा क्या करते हैं, हम जनरेट करते हैं, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टीम को टरबाइन पे हम मतलब प्रेशराइज करते हैं, एंड देन हमारा क्या होता है, पावर जनरेट होता है। जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसका 75.43% ऑफ टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी नॉन कैपेसिटिव पावर इन इंडिया। तो ये एडिशनल चीज़ें हैं, ये आपको पढ़ना है। मेरा काम है कि आपको कंसेप्ट को पूरा अच्छे से समझा दो यार। एग्जाम से पहले ऐसे समझा दो कि वन शॉट का मेन ही काम होता है कि आपको कंसेप्चुअली समझा देना, आगे थ्योरेटिकली इट्स योर वर्क। नहीं सुनाओ, जो 200 मेगावाट ऑफ, मतलब यहाँ पर लिखा है 200 मेगावाट पावर प्लांट में भी रिक्वायर्ड 200 टन ऑफ कोल। समझ सकते हो कितना इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। अगर हमें 200 मेगावाट पावर को जनरेट करना है ना, तो 2000 टन कोल को जलाना पड़ेगा। समझ सकते हो कितना खतरनाक है। अपने
इन्वायरमेंट के लिए। आगे हम बात करते हैं मेन इक्विपमेंट। देखो सबसे पहले फिर से मैं बताना चाहूँगा वही चीज़ कि अगर आपके एग्जाम में आता है लेआउट ऑफ थर्मल पावर प्लांट, सबसे पहला काम आप फिगर बनाओ, फिगर बनाने के बाद ये लिखो मेन इक्विपमेंट। अब थर्मल पावर प्लांट में इक्विपमेंट क्या आते हैं? सबसे पहले कोल हैंडलिंग। देखो सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट में कोल इज़ द मेन चीज़, तो सबसे पहले कोल को हैंडल, कोल को स्टोर करना पड़ेगा। उसके बाद कोल को पल्वराइज मीन्स बहुत ही पाउडर फॉर्म बनाते हैं, क्योंकि पाउडर फॉर्म में बनाएंगे तो उसका जो एफिशिएंसी होता है कोल जलने का, जो हीट जनरेट करने का, वो बढ़ जाता है। उसके बाद ड्राफ्ट फैन का यूज़ करते हैं, हमने बताया फैन का यूज़ करते हैं, उससे हमारा क्या होता है, या तो कोल अच्छे से जलेगा। कूलिंग टावर में यूज करते हैं, मतलब हमारी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। फिर बॉयलर एस हैंडलिंग, जो एस मतलब जो राख जलने से, ये कोल जलने से उसको हैंडल करना, उसको हटाना, मतलब बॉयलर के पास से। उसके बाद हम प्लांट टरबाइन, अल्टरनेटर, कंडेंसर, पानी को ठंडा करने के लिए, कूलिंग टावर, ये हमारा मेन इक्विपमेंट है। देखिए केवल 10 इक्विपमेंट हमारा मेन नहीं है, बहुत ज़्यादा, कम से कम हम कह सकते हैं 100 से ऊपर हमारे इक्विपमेंट थर्मल पावर प्लांट में लगते हैं। इसीलिए इसका कॉस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा जाता है। थर्मल पावर देखो, अगर हाइड्रो थर्मल में कंपेयर किया जाए तो हाइड्रो का एफिशिएंसी जो होता है वो थर्मल से कह सकते हैं ज़्यादा होता है। थर्मल में देखिए इसका इनिशियल कॉस्ट जो आता है, इनिशियल कॉस्ट थर्मल का, हाइड्रो का ज़्यादा होता है, थर्मल का कम होता है। लेकिन थर्मल पॉल्यूट करता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करता है हमारे इन्वायरमेंट को, ये हमारा पॉल्यूशन फ्री होता है, ठीक है। लेकिन हाइड्रो का एक डिसएडवांटेज है कि हाइड्रो पावर प्लांट केवल जून से लेकर, और मुझे लगता है कि जब बारिश होता है उसमें बहुत अच्छा फन एफिशिएंसी देगा, लेकिन फरवरी मार्च में इसके पानी घटने के कारण इसमें हमारा जो है, हम हर जगह नहीं बना सकते ना थर्मल पावर हाइड्रो पावर प्लांट, केवल हिली में बना सकते हैं। लेकिन थर्मल पावर प्लांट को हम कहीं भी बना सकते हैं जहाँ हमारा आउटर एरिया हो, ठीक है। तो हमारा थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है डिफरेंस, इसे भी हमने बताया। अब वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है इसको थोड़ा सा मैं डिपिक्ट करना चाहूँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने फर्स्टली लिखा है कि वाटर को हम लेते हैं, बॉयलर में गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद पानी को हम स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। एक बार हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद उसको स्टीम में कन्वर्ट किया, उस स्टीम को हम क्या करते हैं, जनरेटेड एंड मतलब वो बॉयलर के मतलब जो हमारा बॉयलर से हमारा स्टीम निकलता है, उससे हम क्या करते हैं, स्टीम टरबाइन पे मतलब फेंकते हैं, और वो क्या करता है, जो हमारा टरबाइन होता है उसे रोटेट करता है। रोटेट करने से क्या होता है, हमारा टरबाइन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। देखिए मैं अगर पढ़ूंगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, डायरेक्टली मैं हिंदी में आपको समझा दे रहा हूँ क्योंकि आप समझ जाओगे एक बार पीपीटी पढ़ोगे तो, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि जनरेटर इज कनेक्टेड टू स्टीम टरबाइन, व्हेन टरबाइन टर्न्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड एंड गिवन आउटपुट टू जनरेटर विच देन सप्लाई टू कंज्यूमर थ्रू द हाई वोल्टेज पावर लाइन। हमारा इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हुआ ये हमने आपको समझाया। आगे हम चलते हैं इंपॉर्टेंस अबाउट द इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे मैं पढ़ूंगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। जब हम पढ़ रहे थे उस समय थोड़ा हमने रिसर्च किया था, ये आपके क्वांटम या आपके बुक में नहीं मिलेगा, थोड़ा हमने रिसर्च करके डाला था। पहला जो 200 मेगावाट जनरेट करना है तो 200 मतलब 2000 इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना पड़ेगा। हमारे इंडिया में देखिए सबसे पहले हमने लिखा है कि हुसैन सागर, थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ मुझे भी एक बार क्लियर हो जाएगा। हुसैन सागर जो थर्मल पावर प्लांट है सबसे पहले हमारा 1920 में इंडिया में मतलब इसका इनॉग्रेशन हुआ था। फिर हमारा इंडिया में अभी प्रेजेंट में कह सकते हैं यहाँ टोटल इंडिया में 269 थर्मल पावर प्लांट है, जिसमें कि 138 थर्मल पावर प्लांट जो PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट में आते हैं। जो हमारे 131 हैं वो जो है थर्मल पावर प्लांट, वो जो प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में हमारे थर्मल पावर प्लांट थोड़ी कम है, लेकिन PSUs में हमारे थर्मल पावर टोटल हमारे 269 थर्मल पावर है। ये एग्जाम में आपके नहीं आएंगे, लेकिन हाँ कंपटीशन या इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं और इसमें रिसर्च किया था, लिखा हूँ कि इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया इज़, अब काउंट कर सकते हो 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 3,93,389 मेगावाट का हमारा थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी है। भाई अंग्रेजी भी आता है ऐसा मत सोचना कि इंग्लिश नहीं पढ़ सकता। 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 3,93,389.46 मेगावाट। देखिए एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, मैंने CBSE से पढ़ा, हिंदी पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो आगे हम थोड़ा सा बात करते हैं न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट का लेआउट, ठीक है। तो देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट, अभी थर्मल पावर प्लांट पढ़ा। थर्मल पावर प्लांट जो था वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, हाइड्रो है। यहाँ पर जो न्यूक्लियर है ये भी इन्वायरमेंट फ्री कह सकते हैं, लेकिन इसका बहुत ही बड़ा डिमेरिट है। एक बार लीक हुआ ना तो भाई साहब नागासाकी, हिरोशिमा, ये आपने जापान में सुना होगा कि इस पर 2 बम गिराए गए थे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको मतलब नॉलेज देता हूँ। वहाँ पे अभी तक जो पर्सन जो मतलब अगर कोई जन्म लेता है ना, अभी भी वो डिसेबल जनरेट होता है, ठीक है, जनरेट नहीं होगा यहाँ जनरेशन से मतलब बर्थ लेगा वहाँ पे, हम इंसान को जनरेट थोड़े नहीं कर सकते हैं ठीक है। आगे देखिए थोड़ा सा हम बात करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि हम यूरेनियम का यूज़ करते हैं। यूरेनियम जो
235 होता है, यूरेनियम होता है, इसका यूज करके इसमें ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ मतलब एनर्जी होता है। आपने पढ़ा होगा जब आप 12th में होंगे तो न्यूक्लियर फ्यूज़न, न्यूक्लियर फिजन पढ़ा होगा। ये 2 टाइप के हमारे रिएक्शन होते हैं जिससे ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, और वही एनर्जी को यूज़ करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पावर को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। देखिए, हम एक यहाँ पे चैम्बर बनाएंगे, जिस चैम्बर में हमारा ये फ्यूल रॉड होगा। यहाँ पर फ्यूल रॉड का नाम मीन्स यूरेनियम होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम रिएक्टर वेसल में रिएक्टर का यूज करके इसको क्या करेंगे, इसके एनर्जी को हम क्या करेंगे, इसके हीट एनर्जी को लेंगे, फिर पानी को गर्म करेंगे। देखिए मेन थिंग, देखिए सबसे पहले हमारा हाइड्रो पावर प्लांट में वाटर, हाइड्रो पावर प्लांट में वाटर, हमारा जो थर्मल पावर प्लांट था उसमें कोल। अब इसमें हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर जो हमारा इक्विपमेंट जैसे यूरेनियम, यूरेनियम का क्या यूज़ है, इसके जो एनर्जी, ऐसे एनर्जी को हम लेके पानी को गर्म करेंगे, पानी को गर्म करके पानी को स्टीम में कन्वर्ट किया, पानी स्टीम में कन्वर्ट हुआ, और वो स्टीम क्या हुआ हमारा, उससे स्टीम से फिर से हम वही सेम प्रोसेस हमारा टरबाइन पे गया, टरबाइन से हमारा टरबाइन रोटेट हुआ, टरबाइन रोटेट होने के बाद हमारा अल्टरनेटर को गया, अल्टरनेटर हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दिया। तो सेम प्रोसेस, बस जो कह सकते हैं कि जो मेन थिंग था ना पानी को गर्म करने का, पानी से रोटेट कराने का, वो हमने बदल दिया। अगर कोल हम यूज़ कर रहे हैं पानी को गर्म करने के लिए, थर्मल पावर प्लांट, अगर हम न्यूक्लियर का यूज़ कर रहे हैं तो न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। तो आगे हम इसके लेआउट को हमने आपको समझाया, सेम एज इट इज़ है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल से भी समझा दे। देखिए हमारा जो पानी आता है ना, जो गर्म पानी, इसको हम ऐसे ले जाते हैं मोटर से और इसको स्प्रे करते हैं। जब स्प्रे करोगे, जैसे आप इतना तो जानते ही होगे यार कि जब एक पानी को हमें ठंडा करने, दूध पीना, जैसे हम दूध पीते हैं तो अगर ग्लास में रख के दूध, गर्म दूध, तो ठंडा होने में टाइम लगेगा, लेकिन उसको हम बाउल में रख के, बड़े बाउल में या पतीले में रखें, कहीं भी रखें, बड़े, अगर एरिया ज़्यादा हम कर देते हैं तो आप जानते होंगे कि एरिया बढ़ने से, सरफेस टेंस, जो सरफेस का एरिया बढ़ने से हमारा पानी जो होता है बहुत जल्दी ठंडा हो। तो यही हम स्प्रे कर देते हैं कूलिंग टावर में, तो हमारा पानी जो होता है ठंडा हो जाता है। तो ये हमारा कूलिंग टावर हुआ। यहाँ से थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। सबसे पहले हमने न्यूक्लियर रॉड लिया, यहाँ पे हमने इससे एनर्जी को क्या किया, यह पानी गर्म किया, पानी गर्म करने के बाद टरबाइन पे ले गए, टरबाइन जो है अल्टरनेटर से कनेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, फिर से हम पानी को ठंडा किए, कंडेंसर कूलिंग टावर में ले गए। दिस इज़ द थिंग विच यू हैव टू प्रैक्टिस। देखो 1-2 बार जरूर बना लो, ये जो भी हमने बताया ना अभी तक, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, तो इसको आपको बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देख के नहीं होगा। देखो ऑन द बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंस मैं यही कह सकता हूँ कि आपको बनाना पड़ेगा। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो समझ में आएगा और अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो टाइम कितना हुआ, 32 मिनट, ठीक है। हम कवर कर लेंगे, 1 घंटे के अंदर ही कवर कर लेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमारे मेन जो होते हैं वो कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो जो हमारे मेन कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है वो जो होता है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, जिसमें हम न्यूक्लियर जो इक्विपमेंट जैसे यूरेनियम हो गया, यूरेनियम का यूज करके हम क्या करते हैं, हम ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हीट एक्सचेंजर हो गया, स्टीम टरबाइन हो गया, अल्टरनेटर हो गया। तो वन आफ्टर वन हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में आपको बता देना चाहते हैं कि वर्किंग कैसा होता है। सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर्स हम क्या करते हैं, मतलब हीट जनरेट करते हैं, एंड देन वो हीट को क्या करते हैं, हम हीट एक्सचेंजर से एक्सचेंज करके पानी को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। और जब पानी को हाई प्रेशर से हम फिर से स्टीम टरबाइन पे मतलब फॉल करते हैं, तो उससे हमारा क्या होता है, जो टरबाइन जो होता है वो रोटेट करता है, रोटेट करने से इलेक्ट्रिसिटी हमारा अल्टरनेटर के थ्रू जनरेट हो जाता है। तो दिस इज़ हाउ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आवर न्यूक्लियर रिएक्टर। नाउ come to the thing which I want to tell you, the isotope of uranium 295 35, या मतलब इसके जो आइसोटोप होते हैं उसको यूज करके हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम एनर्जी को जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि बाई टेकिंग यूरेनियम एटम ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो हमने बोला है ना वही चीज़ यहाँ पे लिखा होगा, तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है। आगे हीट एक्सचेंजर क्या होता है, जो कि हीट को एक्सचेंज करता है। और कूलेंट इज यूज टू ट्रांसफ़र, जैसे हमारा ठंडा पानी हम लेते हैं उसको गर्म करते हैं तो हीट को एक्सचेंज किया जा रहा है, ठीक है। हीट एक्सचेंजर में हीट को हाई पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल में फ्लो करके और पानी को गर्म किया जाता है, ठीक है। स्टीम टरबाइन क्या होता है, सब कुछ देखो भाई एकदम बिल्कुल, मतलब जो आपको एग्जाम में लिखना है ना वही पॉइंट हमने दिया है, ठीक है। आप अपने से पढ़ लेना, अगर मैं पढ़ने लगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। हाँ ठीक है, इफ़ यू वांट कि मैं पढ़ूँ तो आप कमेंट करना, अगले बार से मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आगे हम स्टीम टरबाइन की बात करते हैं। स्टीम टरबाइन क्या होता है, स्टीम टरबाइन इज़ कमिंग फ्रॉम द हीट एक्सचेंजर एंड इंटर इन द स्टीम टरबाइन वाल्व के थ्रू आता है। और ये हमारे क्या करता है, हाई प्रेशर का हमारा स्टीम होता है, जिससे कि हमारा क्या होता है कि ये जनरेटर से कनेक्ट होता है। देखो वही चीज़ है, फिर से वही चीज़ें बताऊँ, इट्स नॉट, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ऐसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाए। अब कंट्रोल रॉड क्या होता है, देखो यहाँ पे ये समझना है, कंट्रोल रॉड अभी तक नहीं आता, ना तो हाइड्रो में आया था ना थर्मल में आया था। अब ये कंट्रोल रॉड केवल और केवल हमारे न्यूक्लियर के लिए यूज़ होता है। अगर इसको आप हाईलाइट कर दोगे ना तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ आपको नॉलेज है। कंट्रोल रॉड क्या होता है, देखो
इट इज़ यूज टू कंट्रोल द रेट ऑफ चेन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। देखिए आप जानते हो न्यूक्लियर रिएक्शन में हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को बम्बार्डमेंट कराते हैं, जिसके कारण हमारा बहुत ही ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह रहा हूँ, हीट जनरेट होता है। उस हीट को अगर कंट्रोल करना है तो हम कंट्रोल रॉड को यूज़ करते हैं, और कंट्रोल रॉड जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, बोरान, कैडमियम या हाफनियम। इसको याद रखना भाई, एसएससी जेईई में ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार। जेईई लेवल के जो एग्जाम होते हैं ना उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंट्रोल रॉड किस चीज़ का बना होता है। और कंट्रोल रॉड का काम क्या होता है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्व करना। तो यहाँ से हमने समझा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्व करना होता है इसका काम कंट्रोल रॉड को। आगे मॉडरेटर, देखो हम भी हमेशा बोलते हैं मॉडरेटर और कंट्रोल रॉड दोनों थोड़ा सा सिमिलर हैं। तो कंट्रोल रॉड कंट्रोल करता है, क्या करता है, ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्व करता है। लेकिन मॉडरेटर क्या होता है, ये केवल और केवल न्यूट्रॉन को मॉडरेट करता है, द सब्सटेंस स्लो डाउन। ये केवल और केवल हमारे जो चैन ऑफ रिएक्शन है उसको स्लो करता है, लेकिन ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्व करके ये भी स्लो करता है, लेकिन ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्व करता है। देखो ये एब्जॉर्व करेगा, हमारा कंट्रोल रॉड जो है एब्जॉर्व करेगा। तो ए के पास सी है ना, तो ऐसे मैं याद करता हूँ, ए के पास सी है तो ये कंट्रोल करेगा। और ये हमारा क्या करेगा, मॉडरेटर जो होगा, मॉडरेटर केवल और केवल हमारा क्या करेगा, ये हमारे जो हमारे प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करेगा, ठीक है, ये एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो कॉमन मॉडरेटर क्या होते हैं, मॉडरेटर हमारे होते हैं वाटर हो गया, या न्यूक्लियर मतलब जो हैवी वाटर होता है जिसे हम D2 कहते हैं, D2O, ये H2O नहीं है, D2O, ये हमारा D2O हो गया जो कि हैवी वाटर हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सोडियम CO2 का यूज करके हम मतलब इसको क्या करते हैं, स्लो डाउन करते हैं प्रोसेस को, फास्ट जो न्यूट्रॉन प्रोसेस होता है उसको स्लो डाउन करते हैं। तो ये मॉडरेटर काम होता है, मॉडरेट करना। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट, वही हमने फिर से इंपॉर्टेंट फैक्ट जो डाला है, जो कि जब हम पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मतलब जानना। देखिए सबसे पहले जो तारापुर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये तारापुर जो महाराष्ट्र में है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1969 28 अक्टूबर में पहली बार हमारा जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है तारापुर में इस्टेब्लिश किया गया था। और देखिए हमने बताया ना कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, थोड़ा सा लीकेज हुआ ना मतलब तबाह कर सकता है। तो ये 123 एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट, तब जाके इंटरनेशनल एटॉमिक रिसर्च मतलब IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी एनर्जी एंड साइंसेज से जब अप्रूवल मिला, तब जाके हम इंडिया में तारापुर थर्मल पावर प्लांट पहली बार 28 अक्टूबर 1969 को हमने मतलब बनाया, ठीक है। मतलब गांधी जी का 100 साल कह सकते हैं, 2 घटा दो भाई, 100 साल और प्लस कितना कह सकते हैं, 100 साल प्लस ये 2 अक्टूबर को जब गांधी जन्म हुआ था, 26 दिन बाद ये एग्रीमेंट हुआ था। थोड़ा सा भाई गांधी जी का बात लाना ही पड़ेगा, क्योंकि 1969 गांधी जी 1869 में जन्म लिए थे मुझे लगता है, हाँ 1869 2000, अभी कल ही परसों में उनका जन्मदिन था ना, इसलिए थोड़ा बोलते बोलते थोड़ा रिलैक्स चाहिए था थोड़ा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। अभी देखिए जो सबसे बड़ा थर्मल पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, वो KKNP से शॉर्ट में कंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि हमारा सिचुएटेड है कंडाकुलम, ये जो है हमारे स्टेट ऑफ तमिलनाडु में सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारा क्या है कुदनकुलम जो भी है भाई, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी, मतलब ये थर्मल पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारा सबसे बड़ा है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। एज ऑफ फरवरी 2024 22 ऑपरेशनल एंड 7 मतलब जो हमारे 22 ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हैं, इन 7 प्लांट में हमारे क्या हैं, हम 22 ऑपरेशन में हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अब भाई उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में नरोरा जो है, जो कि बुलंदशहर में, और ये हमारा जो है उत्तर प्रदेश में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसकी कैपेसिटी है 440 मेगावाट, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ कोजनरेशन। कोजनरेशन क्या होता है, देखिए 3 ही हमारा थर्मल पावर मतलब पावर प्लांट है जो कि आपके सिलेबस में, पहला जो है हाइड्रो पावर प्लांट HP, दूसरा जो है हमारा थर्मल पावर प्लांट TP, तीसरा जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट NPP। तो ये तीनों आप याद कर लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है 7 नंबर का। तो आपको समझ लो कि अभी तक मैंने 7 नंबर का चीज़ें बता दी है 38 मिनट में। आगे बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ कोजनरेशन। कोजनरेशन मीन द सिक्वेंशनल कन्वर्जन ऑफ आवर एनर्जी। देखिए कंसेप्ट ऑफ कोजनरेशन क्या होता है, जैसे देखो आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे देखो ये हमारा थर्मल पावर प्लांट हो गया, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट से हीट जो होता है बाहर जाता है एनर्जी में, मतलब ये हमारा इन्वायरमेंट आता है और वेस्ट होता है। तो ये एनर्जी वेस्ट ना हो, इसे हम कोई दूसरा काम कर ले, मतलब पानी गर्म कर ले, या हम कपड़ा प्रेस कर ले, या इस एनर्जी को हम दूसरे कन्वर्ट कर दे काइंड ऑफ एनर्जी में, तो उसे हम कंसेप्ट ऑफ को जनरेशन कहते हैं। मतलब उसको मतलब को जनरेट करना। देखिए वही लिखा होगा मुझे लगता है, पढ़े हुए मुझे ज़्यादा दिन हो गए, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। को जनरेशन इज द सिक्वेंशनल
कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन वही हुआ। कोजनरेशन मीन्स आइदर इन अ प्लांट और मतलब सिस्टम में एक कोजनरेशन यूज टू बॉयल, वही हमने बोला ना कि या तो पानी को गर्म कर लें या अदर मतलब फॉर्म में हम एनर्जी को यूज़ कर लें, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, इसमें लिखा है कि को कन्वेंशनल सिस्टम रिक्वायर मोर फ्यूल, मतलब देखिए कन्वेंशनल अगर हम यूज करेंगे तो मोर फ्यूल इज़ नीडेड, लेकिन इसका अगर हम को जनरेशन पे यूज़ करेंगे, को जनरेशन, कन्वेंशनल मीन्स केवल कोल जलाएं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, लेकिन को जनरेशन मीन्स उसमें हम क्या किए और भी एडिशनल चीज़ें हमने यूज कर लिया और उससे हम मतलब एनर्जी को हमने सेव किया, तो वो को जनरेशन में आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ बॉयलर हमारे पानी गर्म किए, ये हम स्टीम में गया, स्टीम से क्या हुआ हमारा टरबाइन से रोटेट हुआ, लेकिन यही स्टीम को अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंडस्ट्री में लेके गए और इससे कोई और काम कर लिए तो ये हमारा को जनरेशन में आ जाएगा। मीन्स एनर्जी को हमने सेव किया, को जनरेट किया, मतलब जनरेशन यहाँ को जनरेशन मीन्स वो नहीं होगा, मतलब समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप आगे थ्योरी जब पढ़ोगे वही समझ में आ जाएगा। अब कैपेटिव पावर प्लांट क्या होता है, देखो कैपेटिव पावर प्लांट मैं समझा देता हूँ। जैसे देखो समझो, जैसे कश्मीर की हम बात करते हैं, कश्मीर आउटर इलाका में है, ठीक है, और हमारा मान चलो उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। जब हम ट्रांसमिट करेंगे यहाँ से कश्मीर तो बहुत ज़्यादा बीच में लॉसेस होंगे, तो ये हम लॉसेस को कम करने के लिए, जैसे छोटा इलाका है कश्मीर में, ज़्यादा लोग नहीं है एज़ कम्पेयर टू उत्तर प्रदेश, तो वहाँ पर हम एक पावर प्लांट लगाएंगे जो केवल और केवल हमारे मतलब छोटे एरिया को हमारा जनरेट करे और उससे हमारा जो नीड है वो पूरा हो जाए, तो कैपेटिव पावर प्लांट होता है। Captive power plant is a facility that provide localized source of energy is known as captive power plant. और टिपिकली कोई इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री, अगर उसको खुद को पावर जनरेट करना है तो वो कैपेटिव पावर प्लांट, एक अपना पावर प्लांट खुद का बनाती है, उसे हम लार्ज ऑफिस या डेटा सेंटर के लिए हम यूज़ करते हैं कैपेटिव पावर प्लांट। कैपेटिव पावर प्लांट जो होता है, देखिए अभी आप आगे आओगे तो ग्रिड पढ़ोगे, ग्रिड में इसका यूज़ नहीं होता है। देखिए जो हमारे ग्रिड से कनेक्ट होते हैं, जैसे हम रीजन बनाया है, मतलब 5 रीजन, नॉर्दर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, साउथर्न रीजन, नॉर्दर्न ईस्ट रीजन, तो ये जो होते हैं कैपेटिव पावर प्लांट बहुत ही छोटे इलाके में होते हैं और इससे हम क्या करते हैं पावर को जनरेट करते हैं। अगर पावर सरप्लस हुआ, यहाँ पे लिखा है सरप्लस हुआ, तो उसे हम ग्रिड में कनेक्ट कर देते हैं कहीं कहीं और उसको हम जो मेन हमारा पावर जनरेशन ट्रांसमिशन है उसमें हम क्या करते हैं इसको सेंड कर देते हैं। अब आते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडे, मतलब यूनिट। 41 मिनट हो गया। लोड कर्व क्या होता है, देखिए लोड कर्व क्या होता है। लोड कर्व इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द लोड टाइम एंड वेयर द पावर इज जनरेटेड इन किलोवाट या मेगावाट इन हावर। देखिए लोड कर्व क्या होता है, जैसे हमारा ये टाइम और पावर जनरेशन, पावर डिमांड के बीच में बनाते हैं। जैसे मान चलो ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारा सबसे ज़्यादा क्या है, ये 3 बजे मान लो, ये सुबह के 4 बजे मान लो, ठीक है। सुबह के 4 बजे हमारा पावर जो होता है वो कम डिमांड होगा, सब लोगों की लाइट बंद रहती हैं, इवन केवल कूलर वाल बनता है, कोई मतलब खाना नहीं बनाता है या एक्स्ट्रा कामें नहीं होते, सब लोग सो रहे होते हैं, तो उसमें पावर का नीड होगा, कम होगा। ये दिन के 12 बजे ले लो, दिन के 12 बजे बहुत ही ज़्यादा पीक पे रहेगा, तो हमारा पीक वैल्यू है। देखो पीक लोड, पीक हमारा कब आएगा, दिन में आएगा, शाम के समय आएगा 5 बजे, तो हमारा शाम के 5 बज रहे हैं, 5 बजे सब लोग सब चीज़ करते हैं, खाना बनाते हैं, खाना बनाने वाले या घूमने वाले घूमेंगे, टीवी देखने वाले टीवी देखेंगे, जो ऑफिस से आएंगे, तो ये हमारा पीक वैल्यू कब होगा, शाम को 5 बजे मान के चलो। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा लोड कर्व, जो कि लोड बताता है किस टाइम पे कितना है। तो ये हमारा बेस लोड हो गया। देखो बेस लोड क्या होता है, इतना तो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी बना के रखना ही पड़ेगा, क्यों ना रात के 12 बजे, रात के 2 बजे, रात के 3 बजे, इससे कम हमारा मतलब नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ना कोई अपना लाइट या फ़ैन यूज ही कर रहा होगा। तो ये बेस लोड होता है, इतना हमें जनरेट हमेशा करके मतलब रखना पड़ेगा। एवरेज मतलब इतना तो हमारा एवरेज है एक दिन का, ये हमारा पीक हो गया, ठीक है। तो ये हमारा लोड कर क्या होता है, लोड बताता है कि किस टाइम पे कितना हमारा पावर जनरेट। क्योंकि देखो जब भी आप सब स्टेशन में जाओगे तो हमारे जैसे आप ट्रेनिंग करोगे, 5th सेमेस्टर जैसे ही कंप्लीट, 6th सेमेस्टर जैसे ही कंप्लीट होगा, आप मतलब ट्रेनिंग करने जाओगे। जैसे कि मैं बताऊँ, डिप्लोमा टाइम पे हमने सब स्टेशन पे किया था अपना ट्रेनिंग। तो जब सब स्टेशन पे कर रहा था तो हर एक घंटा बाद, 1 आवर बाद एक डायरी होता है, एक रजिस्टर होता है जिसमें नोट किया जाता है कि लोड कितना है। उस लोड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, आगे फर्दर हम क्या करते हैं, अगर हमें लोड ऐड ऑन करना है, लोड को कम करना है, वो हम करते हैं। हमें एक डेटा चाहिए ना, एक एक्चुअल डेटा चाहिए कि कितना कितना पावर हम किस टाइम पे यूज़ कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे मांग चलो रात सुबह मतलब शाम के 5 बजे अगर हमारा लोड बढ़ रहा है तो कुछ हमारे एडिशनल मतलब कह सकते हैं कि डिमांड में मतलब एडिशनल हमारे जो अल्टरनेटर होते हैं उसको रखे होते हैं और उसे केवल पिक लोड पे हम यूज़ करते हैं। जैसा दिवाली का टाइम आ रहा है, अभी दिवाली के टाइम में सबको एक छत पे झालर लगेगा, मीन्स
लाइटनिंग लगेंगे तो उस समय हमारे इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा जनरेट करना पड़ेगा। तो इसलिए जो मतलब अभी आप पढ़ोगे ग्रिड से कनेक्टेड होते हैं, जो ओल्ड हमारे जनरेटर होते हैं, अल्टरनेटर होते हैं, उसको भी ऑन करते हैं। तो वो कब हमें पता चलेगा? जब हम लोड कर पे सभी डेटा को देखेंगे। और वो डेटा कहाँ हम देख सकते हैं? केवल लोड कर पे। इस टाइम पे क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसे लोड कर कहते हैं, राइट। आई होप समझ में आया हो। आगे बात करते हैं लोड ड्यूरेशन क्या होता है। तो लोड ड्यूरेशन क्या होता है? लोड ड्यूरेशन इज द कर्व रिप्रेजेंट द रीअरेंजमेंट ऑफ द लोड एलिमेंट क्रोनिकल कर्व। मतलब ये जो होता है ना, ये डिसेंडिंग आर्डर में, हम इसे जब डिसेंडिंग आर्डर, देखो बार बार हम भी भूल जाते थे जब 5th सेमेस्टर में थे कि लोड कर्व और हमारा लोड कर्व और लोड ड्यूरेशन में क्या अंतर है। देखो बस अंतर ये कि लोड कर्व जो होते हैं ये लोड को रिप्रेजेंट करता है, मतलब टाइम पे कि किस टाइम पे कौन सा है। लेकिन ये डिसेंडिंग आर्डर में, मतलब हाईएस्ट लोड से लोएस्ट लोड की तरफ जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं उसे लोड ड्यूरेशन कहते हैं। यहाँ पे लिखा है, जरूर हाईलाइट करना अपने एग्जाम में, ऑर्डर इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज नॉन एज लोड ड्यूरेशन कर्व। ओके, अब आते हैं कंसेप्ट ऑफ कनेक्टेड लोड। कंसेप्ट ऑफ कनेक्टेड लोड क्या होता है, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ कनेक्टेड लोड क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा कि जो कनेक्टेड लोड होते हैं ना, सबसे पहले उसमें मतलब कितने हमारे कनेक्ट हैं। जैसे लाइक हमारे घर में बहुत से पॉइंट्स होते हैं, जैसे आप वायरिंग कराओगे तो पॉइंट्स बनते हैं। लाइक कौन कितने कितने जैसे इक्विपमेंट कनेक्टेड है, जैसे बल्ब कनेक्ट है, फ़ैन कनेक्ट है, वॉशिंग मशीन कनेक्ट है, रेफ्रिजरेटर कनेक्ट है, बहुत सी चीज़ कनेक्ट होते हैं ना। तो वही इसमें हम सबसे पहले मैक्सिमम डिमांड पढ़ते हैं। मैक्सिमम डिमांड क्या होता है? मैक्सिमम डिमांड ऑफ एन इंस्टॉलेशन ऑफ द सिस्टम इज़ ग्रेटेस्ट ऑफ आवर डिमांड। मतलब एक दिन में हम कब मैक्सिमम अपना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, क्या हमारा डिमांड है, उसी को मैक्सिमम डिमांड कहते हैं। और ये केवल स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ये 24 घंटा आउट ऑफ 24/7 आप मैक्सिमम नहीं यूज़ कर सकते। जैसे अभी मान चलो शाम के 5 बज रहे हैं, आपका जो समरसेबल है वो भी ऑन है, फ़ैन भी ऑन है, आपके हीटर भी मम्मी ने ऑन कर दिया, या आप कुछ बना रहे हो वो भी ऑन कर दिए, आप अपना लैपटॉप ऑन मतलब चार्जिंग में लगाया, फ़ोन चार्जिंग में लगाया, टीवी देख रहे हो। तो इस समय आपके जितने इक्विपमेंट घर में है ना, सबको यूज कर रहे हो, तो आपका डिमांड जो होगा उस समय मैक्सिमम होगा। ये कोई स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा, तो वही हम मैक्सिमम डिमांड कहते हैं, ठीक है। एवरेज डिमांड क्लियर ही है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ एनर्जी कंज्यूम इन अ गिवन पीरियड, एनर्जी कंज्यूम इन अ गिवन पीरियड ऑफ हाउ इन द टाइम, मतलब कितने टाइम के लिए कितना एनर्जी आपने यूज़ किया, इसको हम एवरेज डिमांड कहते हैं। अब डिमांड फैक्टर क्या होता है? डिमांड फैक्टर बहुत ही ज़्यादा, मतलब इससे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। डिमांड फैक्टर क्या हो जाएगा? डिमांड फैक्टर इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल अपॉन मैक्सिमम ऑफ द कनेक्टेड लोड। मतलब मैक्सिमम कितना डिमांड है और टोटल कितना कनेक्टेड लोड है। मैक्सिमम डिमांड कितना है आपके घर में और टोटल कितनी कनेक्टेड लोड है, उसको हम डिमांड फैक्टर कहते हैं। एक फैक्टर हमें पता चाहिए ना, किस फैक्टर से आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का मैक्सिमम डिमांड हो रहा है, तो वो मैक्सिमम डिमांड का रेशियो होता है, मैक्सिमम डिमांड अपन कनेक्टेड लोड, जिसे हम डिमांड फैक्टर कहते हैं। अब आते हैं लोड फैक्टर। लोड फैक्टर क्या होता है? रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू पीक लोड। यहाँ पे वही चीज़ हमने लिखा है, द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू पीक लोड इज नॉन एज लोड फैक्टर। अब डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है? देखिए डाइवर्सिटी फैक्टर होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। देखिए सम ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का मैक्सिमम डिमांड, सम ऑफ कनेक्टेड टू मैक्सिमम डिमांड ऑफ द होल सिस्टम। एक होल सिस्टम, जैसे पूरा आप एक होल सिस्टम ले लो, एक पूरे गांव का हमारा मैक्सिमम डिमांड क्या है और एक घर का मैक्सिमम डिमांड कितना है, उसको हम डाइवर्सिटी फैक्टर कहते हैं। और अब जब इसको डिटेल में पढ़ोगे तो ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है और जितने लोड होते हैं वो लेस देन 1 होते हैं। तो ये हमारे जेई लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए देखो जब हम आपको 1 शॉट देते हैं वो जेई से लेके एई से लेके और गेट तक कोशिश करते हैं कि आपको बताएं, क्योंकि पहले हम भी जेई तक ही अपना सपना बना के रखे थे। लेकिन थोड़ा सा आप मेरे चैनल को आप डिस्क्राइब थोड़ा सा अंदर जाकर देखोगे तो अभी हम रोज़ ये मतलब गेट के लिए पूरा डेडिकेटेड है। और गेट का मतलब हम वीडियोस लेक्चर्स जो भी हैं PYQ हम पढ़ रहे हैं। तो जो भी चीज़ होती है मेरी तरफ से पूरा मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जितना मैं दे सकता हूँ उतना अच्छे से नॉलेज को मतलब आपको दूँ, ताकि आप अगर मेरे वीडियो लेक्चर्स या अगर आप मेरे मतलब जो भी कह सकते हैं 1 शॉट देख रहे हो तो कुछ ना कुछ आपको मिले, ठीक है। और देखिए बात तो सही है कि आपको 3rd ईयर के जो 1 शॉट हैं वो नहीं मिलेंगे। 3rd ईयर के 1 शॉट की बहुत कमी है यूट्यूब पे। तो 3rd ईयर का इसलिए भी कमी है क्योंकि वन ऑफ द टफेस्ट है। और आप सेमेस्टर के लिए पढ़ोगे तो सेमेस्टर के लिए अवेलेबल नहीं है। हाँ गेट के लिए बहुत ही प्रॉपर है, लेकिन गेट का हर एक बंदे गेट के लिए नहीं बना होता है ना। खुद मैं भी, मेरा एक गलतफहमी होता है, लेकिन हाँ गेट थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल का टफ होता है, ठीक है। टफ क्या, बहुत टफ होता है, बहुत से ज़्यादा सिलेबस होते हैं, ठीक है। हम सिलेबस पे कवर करते हैं। डाइवर्सिटी फैक्टर हमने बताया। डाइवर्सिटी फैक्टर के बाद यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है? देखिए यूटिलाइजेशन फैक्टर इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड
टू जो रेटेड सिस्टम कैपेसिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, सब कुछ। देखो कम से कम मैंने 10-10 बार इसको लिखा था और रिवाइज़ किया था, तब जाके मुझे याद हुआ था। तो ये फैक्टर आते हैं, देखो सबसे पहले आपका आएगा एवरेज डिमांड, मैक्सिमम डिमांड, डिमांड फैक्टर, लोड फैक्टर, फिर से डाइवर्सिटी फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, और सबके रेशियो होते हैं। तो जब तक आप याद नहीं करोगे, इसमें याद ही करना पड़ेगा लिख के। कोई ऐसा मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई ट्रिक है कि जिससे आप याद कर लो, तो याद ही करना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा कि रिवीजन करो, ठीक है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे, जितने ज़्यादा बार लिखोगे कॉपी पे, याद हो जाएगा। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर को हमने बताया कि मैक्सिमम डिमांड अपन जो रेटेड कैपेसिटी होता है उसको मैक्सिमम डिमांड मतलब यूटिलाइजेशन फैक्टर कहते हैं। अब प्लांट यूज़ फैक्टर क्या होता है? तो प्लांट यूज़ फैक्टर इज़ द रेशियो ऑफ किलोवाट जो हावर होता है जनरेटेड टू प्रोड्यूस प्लांट कैपेसिटी एंड नंबर ऑफ आवर्स एट विच द प्लांट इज़ इन ऑपरेशन। मतलब प्लांट कितने टाइम हमारा ऑपरेशन में था उसका जो रेशियो होता है, एक्चुअल एनर्जी कितना प्रोड्यूस किया और कितने टाइम के लिए किया, उसको हम प्लांट यूज़ फैक्टर कहते हैं। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, प्लांट यूज़ फैक्टर एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस, किसी प्लांट ने कितना एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस किया और कितने टाइम के लिए किया, ये से हम प्लांट यूज़ फैक्टर कहते हैं। नाउ वी कम टू इंस्टॉल कैपेसिटी। इंस्टॉल कैपेसिटी क्या होता है कि हमारा जो इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ द पावर सिस्टम रिप्रेजेंट द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम डिज़ाइन टू, मतलब हमारा जो पावर प्लांट होता है वो कितने कैपेसिटी के लिए इंस्टॉल किया गया है। पिक हमारा इंस्टॉल जो होता है उसे हम रेटेड कैपेसिटी के नाम से भी जानते हैं। अब रिज़र्व कैपेसिटी क्या होता है? जैसे हमने बताया ना कि रिज़र्व कैपेसिटी क्या होता है, मान चलिए जब पिक हमारा पिक मतलब जैसे लोड कर्व हमने बताया, मान के चलो हमें दिवाली के टाइम पिक चाहिए। इस समय हमारा दिवाली चल रही है, मंथ ऑफ हमारा अक्टूबर है, इस समय हमारा लोड बहुत ज़्यादा चाहिए, तो उस समय हम रिज़र्व करके रखते हैं। कुछ हमारे जो अल्टरनेटर होते हैं ख़राब हो चुके होते हैं जिसकी एफिशिएंसी कम होती है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो उसको हम पीक टाइम में जनरेट करते हैं, तो उसको हम रिज़र्व कैपेसिटी कहते हैं। रिज़र्व कैपेसिटी क्या होता है? प्लांट की कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड को हम जब डिफरेंस करेंगे तो हमारा रिज़र्व कैपेसिटी निकल के आएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन भी हम आपको बता रहे हैं। कोशिश करेंगे कि आप अगर मेरे वीडियोस पे जाओगे तो हम PYQ जो अगर आप थर्ड ईयर में आप मतलब पढ़ रहे हो, PYQ आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर फाइनल ईयर के हो तो PYQ हम अपलोड कर रहे हैं, आप जाके देख सकते हो। तो PYQ में ज़्यादा आपके गेट में न्यूमेरिकल आते हैं, तो जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि ईयरली ड्यूरेशन कर्व ऑफ पावर प्लांट गिवन है स्ट्रेट लाइन। मैक्सिमम जो हमारा लोड है, मैक्सिमम लोड देखिए गिवन, मैक्सिमम लोड हमारा 500 मेगावाट दिया, मिनिमम लोड दिया, ठीक है। मिनिमम लोड हमारा मैक्सिमम लोड 500 मेगावाट, मिनिमम लोड 400 मेगावाट, कैपेसिटी ऑफ पावर प्लांट 750 हमारा कैपेसिटी है हमारा पावर प्लांट की। और हमें फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है, हमारे प्लांट फैक्टर, लोड फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, रिजर्व कैपेसिटी। देखो अब ये कब फैक्टर मान चलो, ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन आ गया। जब तक आपको फार्मूला याद नहीं है प्लांट फैक्टर का क्या होता है, लोड फैक्टर बता दो कोई, अगर किसी को मालूम है तो, या नहीं मालूम होगा जब तक आप याद नहीं करोगे लोड फैक्टर का क्या होता है फार्मूला, यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, रिजर्व कैपेसिटी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनुअल फैक्टर निकालेंगे। एनुअल को निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा टोटल है 500 और मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, तो एनुअल निकल के आ गया 450 मेगावाट। उसका कैपेसिटी फैक्टर का अभी पीछे जस्ट 2 मिनट पहले हमने बताया था, फार्मूला होता है एवरेज लोड अपन कैपेसिटी। तो एवरेज हमने 750 निकाला और मैक्सिमम कितना है, देखो मैक्सिमम 750, तो इसको डिवाइड किया तो हमारा कैपेसिटी फैक्टर 0.6 निकल के आया, ठीक है। कैपेसिटी के बाद हमारा क्वेश्चन में पूछा था कि लोड फैक्टर एवरेज लोड अपन मैक्सिमम डिमांड। एवरेज हमारा 750 है, देखो एवरेज हमने निकाला है ना 450, एवरेज हमने निकाला कितना 750 मेगावाट, और मैक्सिमम हमारा कितना है 500, तो 0.95 हमारा लोड फैक्टर है। यूटिलाइजेशन फैक्टर मैक्सिमम डिमांड अपन कैपेसिटी ऑफ प्लांट। तो ये आप देख सकते हो 7 नंबर का क्वेश्चन कितना इजी है जब आपको फार्मूला याद है। फार्मूला नहीं याद है तो ये बहुत ही कठिन हो जाएगा। इवन आप इसको क्या करोगे कुछ नहीं कर सकते हो, पिन भी नहीं मतलब अपनी कॉपी में लिख सकते हो जब तक आपको फार्मूला नहीं याद है। लेकिन अगर आपको मालूम है आप साथ में 7 नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम डिमांड कितना है हमारा 500, और जो कैपेसिटी ऑफ प्लांट है वो 700 है या 750 था, 750 सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया है जिन्होंने PPT बनाया है, तो आप एक बार डिवाइड करके देख लेना, ये डिवाइड है तो ये कितना आ रहा है, ठीक है। रिजर्व कैपेसिटी मैक्सिमम अपन मिनिमम, मैक्सिमम हमारा प्लांट कैपेसिटी कितना है 750, और हमारा मैक्सिमम प्लांट की कितनी है, देखो रिजर्व कैपेसिटी क्या होता है, प्लांट की कैपेसिटी कितनी है। देखो क्वेश्चन में बोला है कि प्लांट की कैपेसिटी 750 है, लेकिन जो मैक्सिमम लोड है वो 500 है, तो हमारा रिजर्व कितना बच रहा है भाई, 750 में से 500 हमारा घटाएंगे तो 250 वाट जो है हमारा रिजर्व है, ये रिजर्व कैपेसिटी है। हम हमेशा इतना कैपेसिटी तो बचा के रखते हैं, तो हमारा रिजर्व कैपेसिटी में आ गए। दिस इज़ ऑल अबाउट योर फर्स्ट यूनिट।
हमने पूरा आपका फर्स्ट यूनिट पूरा कोशिश किया कि जितना अच्छे तरीके से हम कोशिश करें उतना हमने कोशिश किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वेरी सोन आई विल ट्राई एज I am going to manage my time. I will before exam I will going to give you one sort of every unit. Thank you.